हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल बंधक का 7वां भाग। शाम 5 बजे जब अंधेरा घिरना आरंभ हुआ तो शंकर आया। वो कुछ परेशान लगा। मैं तुम दोनों से माफ़ी चाहता हूँ कि आज रात उस पार नहीं भेज सकूंगा, शंकर ने कहा। क्यों? मोना चौधरी के होठों से निकला। थोड़ी गड़बड़ हो गई है, शंकर ने गहरी सांस लेकर कहा। रात उस पार से कुछ लड़के इधर आ रहे हैं। तो क्या हो गया, हम उधर चलें? 10 लड़के हैं, उनकी सारी जिम्मेवारी मुझ पर है कि उन्हें सीमा से लाकर इसी गेस्ट हाउस में रखूं। उस पार से कहा गया है कि इस काम में लापरवाही ना बरती जाए। धंधा करना है तो बात भी माननी पड़ती है। तुम दोनों को साथ रखूंगा तो मुझे काम करने में समस्या होगी। बुरा मत मानना, ये मजबूरी वाली बात है। आज रात के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कल रात तुम दोनों को सीमा पार करा दूंगा। शंकर धंधे में झूठ नहीं बोलता। ये भी कोई बात हुई? महाजन झल्ला उठा। तुमने कई दिन से हमें यहाँ बिठा रखा। पहले मिलिट्री के बड़े ऑफिसर कैंप में आए हुए थे, अब रात को उधर से लड़कों के आने का। लड़के आज रात आ गए तो कल हमें कैसे भेज सकोगे? मोना चौधरी बोली। तुमने तो कहा था कि सप्ताह में एक बार। वो मैं देखूंगा, मेरा काम है। मेरा वादा है कि कल रात पक्का सीमा पार करा दूंगा। दिल तो करता है तुम्हारा सिर तोड़ दूं। शंकर ने आध भाव से मोना चौधरी को देखा। महाजन चुप रहो, हमें 10 दिन भी रुकना पड़े तो रुकना होगा। शंकर ही जानता होगा कि उसे कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ रोके रखकर इसे कोई फ़ायदा तो मिलने वाला नहीं, मोना चौधरी बोली। शंकर ने सहमति से सिर हिलाया। तुम दिल्ली में होते तो मैं तुम्हारा सिर अवश्य तोड़ देता। मैं तुम्हारे लिए बोतल भिजवाता हूँ, शंकर ने कहा और पलटकर बाहर निकलता चला गया। सॉरी। महाजन ने गहरी सांस लेकर मोना चौधरी को देखा, फिर बोला। यहाँ कैदियों की तरह बंद रहकर तंग आ गया हूँ। आज बाहर जाऊँगा। खामा का खतरा लेने का कोई फ़ायदा नहीं। इतने दिन हो गए तो एक दिन और सही। आधी रात का कोई वक्त होगा। महाजन गहरी नींद में था। मोना चौधरी कच्ची पक्की नींद में थी कि मध्यम सी आहटें सुनकर उसकी आंख खुल गई। दरवाजे के पास से आहटें आ रही थीं। मोना चौधरी उठी और दरवाजे के पास जा पहुंची। कुछ पल वहीं खड़ी बाहर की आहटों को सुनती रही। शंकर की मध्यम सी आवाज़ कभी कभार सुनाई दी जाती थी, तो साथ में कुछ और अन्य आवाज़ें भी, परंतु सब आवाज़ें धीमी थीं। मोना चौधरी को महसूस हो चुका था कि ये सब कुछ बगल के कमरे के दरवाजे पर हो रहा है। वो समझ गई कि उस पार से आने वाले लड़कों को शंकर ले आया है। बगल वाले कमरे में ही उन्हें ठहरा रहा है। उन्हें एक कमरे में ही रखा जा रहा है। ऐसा ही महसूस हुआ मोना चौधरी को। मोना चौधरी दरवाजे से हटी और अपने मोबाइल में उसने वक्त देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। वीरवार, 3 तारीख, सुबह 10 बजे। वो लड़के जो सीमा पार से आए वो शायद हमारे बगल वाले कमरे में ही ठहरे हैं। अगले दिन सोकर उठने पर मोना चौधरी ने कहा। तुमने देखा उन्हें? महाजन ने मोना चौधरी पर निगाह मारी। देखा नहीं, परंतु सुबह 4 बजे वो आए थे। शंकर साथ था। उनकी आवाज़ें और आहटें मिली। महाजन सिर हिलाकर रह गया। उसके बाद मोना चौधरी उठी और बाथरूम में चली गई। 10 मिनट बाद लौटी तो हाथ मुंह धो चुकी थी। आज भी बाहर घना कोहरा और तीव्र सर्दी थी। धूप का नामो निशान नहीं था। मैं नहाना चाहता हूँ, महाजन उठते हुए बोला। नहा लो, कहने के साथ ही मोना चौधरी आगे बढ़ी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर पहुँचते ही उसने बगल वाले कमरे पर निगाह मारी। दरवाज़ा बंद था। मोना चौधरी आगे बढ़ गई। कुछ पलों बाद रिसेप्शन पर पहुंची। गर्म कपड़ों में सिमटा सुकड़ा अकबर बैठा था। वो मुस्कुराकर बोला। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग। टिथवाल कैसा लगा? यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है, पसंद आई होगी ज़रूर। मैं अभी तक इस गेस्ट हाउस की खूबसूरती देख रही हूँ, बाहर जाने का वक्त नहीं मिला। नाश्ते के लिए किचन में कहूँ क्या? कह दो। अकबर ने इंटरकॉम पर किचन में नाश्ता तैयार करने को कहा। शंकर कहाँ है? नींद में, उठाने के लिए उन्होंने मना कर रखा है। जब उठे तो मुझसे मिलने को कहना। अकबर ने सिर हिला दिया। मोना चौधरी कुछ देर रिसेप्शन के सोफे पर बैठी, फिर उठ खड़ी हुई और कमरे की तरफ बढ़ गई। नाश्ता अभी पहुंच रहा है कमरे में, पीछे से अकबर कह उठा। मोना चौधरी कमरे में पहुंची। महाजन बाथरूम में था तब और कुछ देर में ही नहाकर बाहर निकला। शंकर से बात हुई? महाजन ने पूछा। वो नींद में है, उठने पर हमारे पास आएगा। मोना चौधरी कुर्सी पर बैठी थी। अगर आज उसने हमें सीमा पार नहीं कराई तो मैं ज़रूर उसका सिर तोड़ दूंगा, महाजन मुंह बनाकर कह उठा। मोना चौधरी और महाजन के बगल वाले कमरे में फर्श पर ही मोटे गद्दे बिछे थे। उन पर गर्म चादरें बिछी थी और रजाइयों से लिपटे शाहिद, बशीर, अदनान, नवाब, नदीम, मिर्ज़ा, सैफ, आबू असलम खान मौजूद थे। रात में वे सीमा पार कर आए थे। सीमा पार करते वक्त उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई थी। सब कुछ मज़े से हो गया था। परंतु रात की तीखी सर्दी, कोहरे और ठंडी हवाओं ने उनका बुरा हाल कर दिया था। जो आदमी उन्हें सीमा पार कराने आया था उसने उन्हें इधर के आदमी शंकर के हवाले कर दिया था और इधर का आदमी उन्हें इस गेस्ट हाउस में ले आया था। अली ने कहा था कि उन्हें जहाँ रखा जाए वहीं भीतर ही रहना है।
लीडर या उसका आदमी आकर उन्हें आगे के बारे में बताएगा। रात भर के जगे होने के कारण रजाइयों में घुसते ही उन्हें नींद आ गई थी। दिन के 12 बजे। सबसे पहले नवाब उठा, फिर खान, फिर सैफ। एक एक करके सब उठते चले गए। सबके एक ही कमरे में होने की वजह से उन्हें सर्दी का एहसास कम हो रहा था। एक तरफ दीवार के साथ सटा रखे 3 हीटर भी राहत पहुंचा रहे थे। सब रजाइयों में घुसे बैठे थे और चेहरों पर नींद भरी थी। चाय मिलनी चाहिए, शाहिद बोला। उधर इंटरकॉम पड़ा है, नदीम बोला। मिर्ज़ा, 9 नंबर पर चाय के लिए कह दे। मिर्ज़ा ने हाथ बढ़ाकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 9 नंबर दबाकर चाय के लिए कहा। तो दोस्तों, हम हिंदुस्तान पहुंच गए, सैफ कह उठा। सतर्क रहना है हमने, असलम बोला। ये देश हमारा दुश्मन है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ के लोग भी हम जैसे ही हैं। हमें देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि हम विदेशी हैं, आबू बोला। इन लोगों के पहनावे पर ध्यान देना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। जैसे कि उनमें से कुछ ने लाल रंग का टीका लगा रखा था, कलाई पर मौली बांध रखी थी, किसी ने गले में गणेश, शिवजी, गुरु नानक के लॉकेट पहन रखे थे, तो किसी ने कलाई पर भगवान वाला ब्रेसलेट डाल रखा था। सब क्लीन शेव्ड थे और 1924 की उम्र के थे। पैंट के साथ किसी ने स्कीवी तो किसी ने कमीज और ऊपर जैकेट या स्वेटर पहन रखे थे। कोई उन्हें देखकर सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो आतंकी होंगे। किसी के बाल मध्यम से थे तो किसी के थोड़े लंबे। वे सब आजकल के मस्त मौला युवक लग रहे थे। हमें लाने वाला कौन है, इधर का आदमी, नवाब ने पूछा। खान को पता होगा, ये रात उससे बात कर रहा था। मिर्ज़ा ने खान पर निगाह मारी। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, खान बोला। वो हिंदू है या मुसलमान? नहीं जानता, ये पूछने की ज़रूरत भी नहीं थी। हमें अपने काम से मतलब होना चाहिए। ठीक बात है, बशीर बोला। कुछ पल वहाँ चुप्पी रही। अली, जब सीमा से कुछ पहले तक हमें छोड़ने आया तो याद है उसने क्या कहा था? आबू बोला। सबकी नज़रें आबू पर जा टिकी। आबू की गंभीर निगाह सबके चेहरों पर जा रही थी। अली ने कहा था कि दिल्ली दहला देना, कुछ करके दिखाना है तुम लोगों ने, और अगर ना कर सको तो पाकिस्तान की ज़मीन पर पाँव भी मत रखना। अली बहुत गंभीर था ये कहते हुए। हम अली को दिखा देंगे। नवाब के दांत भिज गए। अली को ही नहीं, हमने पूरे पाकिस्तान को दिखाना है। अली ने हम पर विश्वास किया, हमें उसके भरोसे पर खरा उतरना चाहिए, अदनान ने कहा। यहाँ हमें कब तक रहना होगा? सैफ बोला। हम दिल्ली कब तक पहुँचेंगे? जब तक लीडर या उसका आदमी हमारे पास नहीं आता, हमें यहीं पर खामोशी से पड़े रहना होगा, असलम ने कहा। खामोश रहो, शांत रहो और बैठे रहो। लीडर को हमारी स्थिति के बारे में अच्छी तरह पता होगा। ज़रूर पता होगा, नवाब बोला। उसकी हाँ के पश्चात ही हमें सीमा पार कराई गई है। रात जो आदमी हमें यहाँ तक लाया वो कह रहा था कि मिलिट्री का आना जाना लगा रहता है। नए लोगों पर वे शक भी कर सकते हैं। उसका कहना है कि हमें गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलना है। नहीं निकलेंगे? दुश्मन देश में हमें हर तरह की सतर्कता बरतनी होगी। तभी दरवाज़ा थपथपाया गया। सब चौंके, नज़रें मिली उनकी। चाय आई होगी, सैफ बोल उठा और आगे बढ़कर उसने दरवाज़ा खोल दिया। गेस्ट हाउस का कर्मचारी ट्रे में केतली और खाली गिलास रख के बाहर खड़ा था। आओ भाई, भीतर आ जाओ, सैफ मुस्कुराकर पीछे हटता बोला। चाय की बहुत ज़रूरत थी, सर्दी से बुरा हाल हो रहा है। उसके भीतर आने पर सैफ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने ट्रे गद्दों पर रखी और गिलासों में चाय डालने लगा। सब अपना अपना गिलास उठाने लगे। जो दूर बैठे थे उन्हें गिलास पकड़ा दिया गया। नाश्ते का भी कोई इंतज़ाम है? शाहिद ने चाय का घूंट भरकर पूछा। पराठे मिलेंगे, आलू के, नमक के सादे पराठे, साथ में अचार या दही। ये ठीक रहेगा। नाश्ते की भी तैयारी शुरू कर दो, हमें भूख भी लग रही है। क्यों दोस्तों? नवाब हंसकर कह उठा। मेरे ख्याल में नाश्ते में मज़ा आएगा, बशीर मुस्कुराया। मैं तो 4 खाऊंगा। शाम 3 बजे शंकर मोना चौधरी और महाजन के कमरे में पहुंचा। महाजन उसे देखते ही कह उठा। आज तूने कोई बहाना बनाया तो? महाजन साहब, लाइन क्लियर है, मैं सीधा आप ही के काम से लौटा हूँ, शंकर ने मुस्कुराकर कहा। शुक्र है। जो जवान सीमा पार कराएगा उसकी ड्यूटी रात 10 से सुबह 6 बजे तक है। मैं तुम दोनों को रात 12 बजे के बाद वहाँ ले चलूँगा। ठीक है, रात में जागना पड़ेगा, दिन में आराम कर लेना। शंकर ने दोनों को देखा। और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि तुम लोगों के काम आकर मुझे खुशी होगी, ख़ास तौर से तुम्हारे काम आकर मोना चौधरी। अगर पाकिस्तान में किसी तरह की सहायता की ज़रूरत हो तो? अभी ऐसा कुछ नहीं है, मोना चौधरी मुस्कुराई। हमारी चिंता करने का शुक्रिया। शंकर ने पेन निकालकर एक कागज़ पर फ़ोन नंबर लिखकर उनकी तरफ बढ़ाया। ये फ़ोन नंबर मर्दान शहर में रहने वाले वसीम खान का है, रख लो, ज़रूरत पड़ने पर इसे फ़ोन कर सकते हो। कहना कि सीमा पार से शंकर ने भेजा है, इस पर तुम लोग पूरा भरोसा कर सकते हो, शंकर ने गंभीर स्वर में कहा। मोना चौधरी ने फ़ोन नंबर वाला कागज़ थामा और जेब में रखती बोली, ये करता क्या है वसीम खान? सब कुछ करता है, शंकर बोला। एक बार सीमा पार करते समय जवानों के हाथ पड़ गया था,
तब इसने जवानों को मेरा नाम बताया, मुझे बुलाया गया। मैंने वसीम खां को वहाँ फंसे देखा तो मेरे कहने पर उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि मैं उसे पहले से जानता था। उस दिन के बाद से वसीम खान मेरी और भी इज्जत करने लगा। बंदा भी ठीक है। रात उस पार से तुम लड़कों को ले आए? मोना चौधरी बोली। शंकर ने सिरे लाया। बगल वाले कमरे में उन्हें ठहरा रखा है? शंकर ने पुनः सिरे लाया। कब तक रहेंगे वो यहाँ? मैंने नहीं पूछा। जब उन्हें जाना होगा चले जाएंगे। मेरा जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया। शंकर बोला। अब मैं चलता हूँ। रात को आऊँगा, तुम दोनों तैयार रहना। हथियार है तुम दोनों के पास? क्यों पूछा? महाजन बोला। सीमा पार करने के बाद खतरे के समय तुम दोनों को हथियार की ज़रूरत पड़ सकती है। हैं हमारे पास। शंकर चला गया। तैयार हो जाओ बेबी, आज रात हम सीमा पार करने वाले हैं। शाम के 6 बज रहे थे। बाहर अंधेरा छाने के साथ ही कोहरा और ठंड पड़ गई थी। मोना चौधरी कमरे के बाहर ही कॉरिडोर में टहलती वक्त बिता रही थी। गेस्ट हाउस में खामोशी थी। बगल वाले कमरे से कभी कभार बातों की मध्यम सी आवाज़ आ जाती थी। महाजन कमरे के भीतर रजाई में घुसा बैठा था। तभी बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खुला और नवाब बाहर निकला। अभी अभी नशे की डोज ली थी, मस्ती में था वो। उसके चेहरे पर ही नशा चमक रहा था। दरवाज़ा खोलते हुए पाकर टहलती मोना चौधरी की निगाह उस तरफ उठी। उधर नवाब ने बम जैसी शानदार चीज़ को देखा तो मुस्कुरा पड़ा। मोना चौधरी के होठों पर भी मध्यम सी मुस्कान उभरी। नवाब मोना चौधरी के पास आ गया। हेलो, तुम तो बहुत शानदार हो। मोना चौधरी के होठों पर स्थायी मुस्कान आ ठहरी। हिंदू हो या मुसलमान हो? नवाब ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? मोना चौधरी बोली। कपड़ों से हिंदू लगती हो, खूबसूरती से मुसलमान लगती हो। क्यों, हिंदू औरतें खूबसूरत नहीं होती क्या? होती होंगी, मैंने कभी हिंदू औरतों को देखा नहीं। ऐश्वर्या राय को फिल्मों में अवश्य देखा, वो तो खूबसूरत है। पहली बार हिंदुस्तान आए लगते हो। मोना चौधरी ने उसे गहरी नज़रों से देखा। नवाब ने गहरी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। तुमने कैसे कह दिया कि मैं हिंदुस्तान पहली बार आया? तुम्हारी बातों से ऐसा ही लग रहा है। तुमने कभी हिंदुस्तानी औरत नहीं देखी? छोड़ो, तुम खूबसूरत हो, इसी गेस्ट हाउस में ठहरी हो। हाँ। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? क्या? नवाब हिचका। मोना चौधरी मुस्कुराई। अकेली हो? नवाब बोला। मेरा एक साथी भी है उस कमरे में। ओह, नवाब ने गहरी सांस ली। फिर तो मैं जो सोच रहा था वो नहीं हो सकता। तुम क्या सोच रहे थे? मुस्कान आ ठहरी मोना चौधरी के चेहरे पर। जाने दो, मैं पागल हूँ। तुमने कोई नशा कर रखा है? कैसे जाना? तुम्हारी आंखों से। नवाब कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। यहाँ पर तुम कैसे? जहाँ से तुम आए हो मैं वहीं जा रही हूँ। हैरत है, मर्दों को तो सीमा पार करते देखा, लेकिन औरतों के बारे में ऐसा कभी सुना नहीं। तुम उस पार जा रही हो? हाँ। तभी दरवाजे पर अदनान दिखा। नवाब, अदनान ने पुकारा। नवाब ने पीछे मुड़कर उसे देखा। मोना चौधरी की निगाह भी अदनान पर गई। अंदर आ। अदनान के माथे पर बल आ गए थे। अभी आता हूँ, अभी आ। जाना होगा। नवाब ने मोना चौधरी को देखा। हिंदुस्तान क्या करने आए हो? पैसा कमाने। मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ। नवाब मुस्कुराकर कह उठा। ये माथे पर तिलक क्यों लगा रखा है? नवाब का हाथ माथे पर गया। तुम मुसलमान हो ना? नवाब, अदनान ने पुनः उसे पुकारा। नवाब नाम है तुम्हारा? मोना चौधरी बोली। फिर मिलूंगा तुमसे, नवाब ने कहा और पलटकर अदनान की तरफ बढ़ गया। दोनों भीतर प्रवेश कर गए। दरवाज़ा बंद हो गया। मोना चौधरी ने होठ सिकोड़कर दरवाजे को देखा, फिर वहाँ से नजरें हटा ली। अदनान ने दरवाज़ा बंद करते ही कठोर नज़रों से नवाब को देखा। इस तरह क्या देखता है, मुझे खाएगा क्या? नवाब ने मुंह बनाया। क्या बात कर रहा था उससे? अदनान ने होठ भींच कर कहा। फंसा रहा था। तू क्यों जल रहा है? नवाब ने उसे घूरा। तेरे को पता है हम दुश्मन देश में हैं? सब पता है मुझे। तो तेरे को अपने पर काबू रखना चाहिए, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं अदनान सबसे क्या उठा। बाहर ये लड़की से घुट घुट कर बातें कर रहा था, क्या ये ठीक कर रहा था? सबको बात समझ में आई। नवाब, मिर्ज़ा बोला। ये तो तूने गलत किया। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नवाब झल्लाया। हम मिशन पर निकले हैं, हमारा मकसद है, टारगेट है। हमें सिर्फ अपने निशाने के बारे में सोचना चाहिए। नदीम गंभीर स्वर में बोला। तू ये क्यों बोलता है कि इस देश में सब हमारे दुश्मन हैं? मैं जानता हूँ। तो फिर तेरे को उस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए थी। अब ध्यान रखना। नवाब जवाब में खामोश रहा, नीचे गद्दे पर बैठ गया। तभी सैफ कह उठा। नवाब ने जो किया वो गलत है। हमें सिर्फ उस काम के बारे में सोचना है जिसे करने हम यहाँ आए हैं। हमें अली की उम्मीदों पर खरा उतरना है। यहाँ हमें किसी से बात नहीं करनी है। कोई हमसे बात करे तो कम से कम जवाब देना है। हम जो करने निकले हैं वो खेल नहीं है। इस वक्त हम गैरकानूनी ढंग से दूसरे देश में हैं, दुश्मन देश में। हमारी हकीकत खुल गई तो बुरा होगा। हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा मकसद अधूरा रह जाए और पाकिस्तान लौटने की हमारी हिम्मत ही ना हो। हमें सफल होकर दिखाना है। हम सफल होंगे। सब कान खोलकर सुन लो, सैफ ने पुनः कहा।
हमने कोई गलती नहीं करनी है कि जिससे हमारा मिशन अधूरा रह जाए। दिल्ली तक हमने ठीक ठाक ढंग से पहुंचना है, अपने में मस्त रहना है, राह में मिलने वाले इंसान से कोई बात नहीं करनी है। जिस काम के लिए निकले उसके बारे में सोचो, आने वाले खतरों को सोचो और अपना हौसला बढ़ाओ। नदीम ठीक कह रहा है, यहाँ से हमें दिल्ली तक का सफ़र करना है, रास्ते में भी खतरा आ सकता है। उस स्थिति में हमें अपना हौसला कम नहीं होने देना। अपने को मजबूत बना लो, पत्थर बना लो। जब भी रास्ते से भटकने का ख्याल आए तो हमें अली का चेहरा याद करना चाहिए, इससे हम अपने पर काबू पा सकेंगे। तुम ठीक कह रहे हो, हम जो करने जा रहे हैं पाकिस्तान के भले के लिए करने जा रहे हैं, वो करके रहना है हमने। नवाब ने जैसी बेवकूफ़ी अभी की, दोबारा वैसी बेवकूफ़ी हम में से कोई भी नहीं करेगा। हम आम लोगों की तरह नहीं हैं, खास हैं हम, यह हर वक्त सोच के रखना है। सबकी निगाह एक दूसरे पर जा रही थी। तुमने लड़की से कोई अपनी बात तो नहीं की? बशीर ने पूछा नवाब से। नहीं यार, मैं तो सिर्फ उसे फंसाने के चक्कर में था, नवाब ने गहरी सांस लेकर कहा। फिर से ऐसा बेवकूफ़ी वाला कोई काम मत करना। साथ वाले कमरे में जो लड़के हैं वो अजीब से हैं। मोना चौधरी ने कमरे में प्रवेश करके महाजन से कहा। अजीब? वो कैसे? महाजन ने मोना चौधरी को देखा। एक मिला मुझसे, यूं ही बात हुई। नवाब नाम है उसका, लेकिन माथे पर तिलक लगा रखा है। ऐसा? हाँ, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। बात तो अजीब ही है कि वो हिंदू दिखने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं। शायद इसलिए कि वो सीमा पार करके आए हैं। देखने वालों को वे हिंदू लगेंगे तो उन पर शक नहीं करेगा कोई। ये संभावना है, महाजन ने सिर हिलाया। वो मेरे से बात कर रहा था तो उसके दूसरे साथी ने उसे भीतर बुला लिया। अभी वो डर रहे होंगे कि कोई उन्हें देख ना ले। उन्हें तो यहाँ रुकना ही नहीं चाहिए था। आज दिन में उन्हें टिथवाल से निकल जाना चाहिए था। शंकर से दोबारा मुलाकात हुई? महाजन ने पूछा। नहीं, एक बार फिर बात कर ले उससे, हरामी कहीं फिर दांत ना दिखा दे। मेरे ख्याल में तो आज वो हमें सीमा पार करा देगा। ना कराया तो मैं उसका सिर तोड़ दूंगा, महाजन उखड़ा। मैं अली के बारे में सोच रही हूँ, वहाँ पहुँचकर उसे ढूंढना है। सेना ने कहा है कि वो मशहूर है उधर, उसके बारे में आसानी से पता चल जाएगा। हाँ, उसके बाद उस तक पहुँचना भी है। ये बात वहीं जाकर वहाँ के हालात देखकर सोचेंगे। रात 10 बजे शंकर आया। तुम दोनों चलने को तैयार हो? शंकर ने दोनों को देखा। हाँ, मैं सब इंतज़ाम कर आया हूँ, नोट देकर बात पक्की कर आया हूँ। रात 12 के बाद यहाँ से चलेंगे। इस काम में आधी रात का वक्त ठीक रहता है। कोहरा इतना घना होता है कि कोई देख नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उस तरफ हमारे लिए कोई होगा? महाजन ने पूछा। ऐसा तुमने कहा नहीं, मैंने इंतज़ाम किया नहीं। ज़रूरत नहीं, वैसे कार मिल जाती तो बढ़िया रहता। सीमा से 8-10 किलोमीटर ही दूर है मुजफ्फराबाद। वहाँ पहुँचकर आसानी से कार मिल जाएगी। मैं तुम दोनों को एक ऐसे आदमी का पता देता हूँ जो तुम दोनों के लिए गाइड का काम कर सकता है। गाइड? मोना चौधरी के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। नहीं, ज़रूरत तो भी उसका पता ले लो। कहने के साथ ही शंकर ने जेब से कागज़ पेन निकाला और कागज़ पर मुजफ्फराबाद का पता लिखकर कागज़ मोना चौधरी को दिया। वारिस नाम है उसका, मेरा नाम ले लेना। काम की कीमत वो पूरी लेगा, लेकिन भरोसा नहीं तोड़ेगा। वो तुम लोगों के काफ़ी काम आ सकता है। तुम इसे कैसे जानते हो? उसकी बहन श्रीनगर में ब्याही है, वो वहाँ से यहाँ आता जाता रहता है। मेरे गेस्ट हाउस में ठहरता है, परंतु मैं उससे पैसे नहीं लेता। मैं तुम्हें जिसका पता बताऊँगा वो भरोसे का होगा। मर्दाना शहर के वसीम खान का पता दिया है तो वो भी भरोसे का है। मैं किसी भी तरह मोना चौधरी नाम की मशहूर हस्ती के काम आना चाहता हूँ, कहकर शंकर मुस्कुराया। मोना चौधरी ने सिर हिला दिया। रात को आऊँगा 12 बजे, कहकर शंकर बाहर निकल गया। लगता तो ठीक है बंदा ये, महाजन क्या उठा। रात 12 बजे शंकर आया। मोना चौधरी और महाजन चलने को तैयार थे। महाजन ने रम की नई बोतल साथ ले ली। तीनों गेस्ट हाउस से बाहर निकलते चले गए। शंकर कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा, मोना चौधरी उसकी बगल में, महाजन पीछे, और कार आगे बढ़ गई। शुक्रवार 4 तारीख सुबह 11 बजे शंकर गेस्ट हाउस में मौजूद उन 10 ने बारी बारी स्नान किया, उसके बाद नाश्ता किया। तभी 40 बरस का एक आदमी उनके कमरे का दरवाज़ा खोलकर भीतर आया। इस तरह किसी को भीतर आते पाकर वे चौंके कि तभी आदमी कह उठा, मुझे लीडर ने भेजा है। यह सुनकर उन्हें खुशी भी हुई, राहत भी मिली। उसने कंधे पर थैला लटका रखा था, वो नीचे बैठ गया। सबकी निगाह उस पर थी। लीडर कहाँ है? मिर्ज़ा ने पूछा। मालूम नहीं, मैंने उसे कभी नहीं देखा। फ़ोन पर बात होती है और तनख्वाह मुझे मिल जाती है। अब इसके बाद तुम में से कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ काम के ऊपर ही बात होगी। तुम अपना नाम तो बता सकते हो? बशीर बोला। मैं तुम्हें अशोक या अहमद बता दूंगा तो क्या तुम्हें विश्वास आ जाएगा? सब चुप ही रहे। मैं फिर कहता हूँ, बेकार की बात नहीं, काम की बात करो। कहते हुए उसने थैले में हाथ डालकर 10 मोबाइल फ़ोन निकाले। हर फ़ोन पर रबड़ चढ़ी थी और उसमें कागज़ फंसा था। यह 10 फ़ोन है, एक एक तुम लोग ले लो।
रबड़ में फंसे कागज़ पर मोबाइल का नंबर लिखा है। नंबर खुद भी याद कर लो और एक दूसरे को भी याद करा दो। लीडर के पास ये सारे मोबाइल नंबर हैं, वो खुद ही फ़ोन करके पता कर लेगा कि कौन सा नंबर किसके पास है। सब ने एक एक मोबाइल थाम लिया। अब आगे सुनो। यहाँ से तुम लोग 3-3 और 4-4 में यानी 3 ग्रुपों में बांटे जाओगे। मैं नाम बता देता हूँ कि किन किन में ग्रुप बनेंगे। कहकर उसने थैले में हाथ डाला और एक कागज़ निकाला, जिसे खोलकर पढ़ते हुए कह उठा, सुनो, शाहिद, अदनान, खान, नवाब, इन चारों का एक दल होगा। ये चारों अपने हाथ उठाओ। चारों ने हाथ उठाए। नीचे कर लो। वह कह उठा, फिर बोला, दूसरा दल होगा असलम, नदीम और आबू का। हाथ उठाओ। तीनों ने हाथ उठाए। नीचे कर लो। तीनों पर नज़र मारकर उसने पुनः कागज़ को देखकर कहा, तीसरा दल होगा सैफ, मिर्ज़ा और बशीर का। तीनों को देखते वो बोला, इसी क्रम से तुम लोगों को दल नंबर 1, 2 और 3 कहकर संबोधित किया जाएगा। 10 की निगाह उस पर थी। वो पुनः कागज़ पर नज़र मारकर बोला, अब दल नंबर 1 सुने। मेरे जाने के तुरंत बाद दल नंबर 1 यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होगा। वो टिटवाल से कुपवाड़ा, उसके बाद बंदीपुरा, बारामूला होते हुए श्रीनगर पहुँचेगा। श्रीनगर से जम्मू के लिए बस लेगा। दूसरा दल 1 घंटे बाद टिटवाल से सोपारी और बारामूला होकर श्रीनगर पहुँचेगा और वहाँ से जम्मू की बस लेगा। तीसरा दल सबसे आखिर में 2 घंटे बाद यहाँ से चलेगा और पहले दल का रूट अपनाएगा। यहाँ से निकलने के बाद तीनों दल एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाएंगे। रास्ते में कहीं पर दलों का सामना भी हो जाए तो एक दूसरे को पहचानना नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन द्वारा एक दूसरे से बात कर सकते हैं। सब गंभीरता से उसकी बात सुन रहे थे। वो कागज़ को वापस थैले में रखता कह उठा, तुम लोगों का मंजिल दिल्ली है। परसों रात तक तुम लोगों ने दिल्ली हर हाल में पहुंच जाना है। रास्ते में कहीं रुकना नहीं है। लीडर की निगाह हर वक्त तुम लोगों पर रहेगी। जब वो चाहेगा तुम लोगों से फ़ोन पर संपर्क कर लेगा। हमें हरकत में कब आना है? मिर्ज़ा बोला, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जानता ही नहीं कुछ। मुझे जितना काम सौंपा गया मैंने पूरा किया। कहने के साथ ही उसने थैले में से 500 और 100 के नोटों की 2-2 गड्डियाँ निकाली। रास्ते के खर्चे के लिए आपस में बांट लेना। किसी को काम के सिलसिले में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हमें हथियार कब मिलेंगे? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मालूम है कि जब तुम लोग दिल्ली में प्रवेश करोगे हथियार तुम लोगों के पास होंगे। कहने के साथ ही वो उठा और कंधे पर थैला लटकाते कह उठा, रास्ते में पुलिस से बचना। उन लड़कों की तरह बन जाओ जो मौज मस्ती के लिए घर से निकलते हैं घूमने के लिए। अली ने तुम लोगों को सब समझा दिया है कि किन हालातों में क्या बात करनी है। तुम लोग इस वक्त देखने में हिंदू लग रहे हो। पूछताछ में अपना नाम भी हिंदू वाला ही बताना, जिसके बारे में अली तुम लोगों को पाठ पढ़ा चुका है। जाता हूँ, कहकर वो बाहर निकलता चला गया। दसों एक दूसरे को देखने लगे। सन्नाटा सा पसर आया था वहाँ। तैयारी करो, हमें चलना है, नवाब उठता हुआ बोला। मैं दल नंबर 1 में हूँ। नोटों को 3 हिस्से में बांट लो। हर दल एक हिस्सा ले लेगा। दिल्ली को दहला देने का हमें शानदार मौका मिला है। हम ऐसा काम करेंगे कि अली हैरत में पड़ जाएगा। शनिवार 5 तारीख दिल्ली, सुबह 12:10 पर एयरपोर्ट से कनॉट प्लेस स्थित पार्क होटल जाते टैक्सी में सोहन लाल और नानिया। दिल्ली कितनी अच्छी है, मुंबई की तरह। नानिया बाहर देखती क्या उठी। मुंबई से ज़्यादा अच्छी है, सोहनलाल बोला। हम दिल्ली में क्यों रहते हैं? नानिया ने सोहनलाल को देखा। इस उम्र में दिल्ली में कहाँ रह पाएंगे? सारी ज़िंदगी मैंने मुंबई में ही बिताई है, तो बाकी की दिल्ली में बिता लेते हैं, नानिया बोली। मेरी सारी पहचान तो मुंबई में है, दिल्ली में पराया बनकर रह जाऊंगा, सोहनलाल ने कहा। फिर तो मुंबई ठीक है, नानिया क्या उठी। नानिया पुनः बाहर देखने लगी। सुनो, एकाएक नानिया बोली, अगर जगमोहन ने शादी कर ली होती तो हम उन्हें भी साथ ले आते, कितना अच्छा रहता। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। क्या हुआ? वो शादी नहीं करेगा, उसकी बात पर मत जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने मुझसे कहा है कि वो करेगा। नहीं करेगा? तुम्हारा मतलब है कि मुझसे वो झूठ बोला? हाँ। मुझे ऐसा नहीं लगता, नानिया ने सिर हिलाया। आज मैं फ़ोन पर उससे बात करूँगी। कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो कोई नई बात छेड़ देगा। मुझसे अगर उसने झूठ बोला होगा तो मैं कभी उससे बात नहीं करूँगी। ये तो नई मुसीबत खड़ी हो गई, सोहनलाल बड़बड़ा उठा। ठीक इसी वक्त मुंबई में जगमोहन कुछ देर पहले ही बंगले पर वापस लौटा था। तभी देवराज चौहान का मोबाइल बजा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। भाई साहब नमस्कार, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ, अग्रवाल की पत्नी, दिल्ली से। पहचाना आपने? पहचान लिया, देवराज चौहान बोला। भाई साहब, मैंने आपका फ़ोन नंबर बहुत मुश्किल से अपने पति की डायरियों से ढूंढा है। अग्रवाल साहब मुसीबत में हैं, आप उन्हें बचा लीजिए। क्या हुआ? जिस औरत के साथ उन्होंने शादी की थी वो औरत ठीक नहीं थी। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अग्रवाल साहब का अपहरण कर लिया है। सुबह उसका फ़ोन आया था, कहती है 10 करोड़ नहीं दिया तो अग्रवाल साहब को मार देंगे वो। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें बचा लीजिए भाई साहब, मैं हमेशा आपका एहसान सिर आँखों पर रखूँगी। मैं इस वक्त मुंबई में हूँ, आप दिल्ली आ जाइए भाई साहब, खर्चे की फ़िक्र मत करें, मैं दूंगी। और भी जो आप कहेंगे मैं दूंगी। इस बार आप उन्हें
किसी तरह बचा लीजिए। एक बार वो मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं उन्हें सीधा करके रखूँगी। भगवान के लिए इस बार आप उन्हें बचा लीजिए। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। प्लीज़ भाई साहब, आप। ठीक है, मैं आता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया और जगमोहन को आवाज़ लगाई। जगमोहन आ पहुँचा। मुझे दिल्ली जाना होगा अभी। क्यों? देवराज चौहान ने सारी बात जगमोहन को बताई। मैं भी साथ चलता हूँ, यहाँ मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, पता करो दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट कब की है। 2 सीटें बुक करा लो, देवराज चौहान ने कहा। दिल्ली शाम 6 बजे। अग्रवाल के बंगले पर देवराज चौहान और जगमोहन अग्रवाल की पत्नी सुमित्रा से मिले। सारी बात उससे सुनी। अब उनका फ़ोन 6 बजे आना था। अंत में सुमित्रा व्याकुल स्वर में कह उठी, पुलिस में खबर देती तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मैं उन लोगों से कैसे बात करूं। 10 करोड़ देना पड़े तो वो भी मैंने तैयार रखा है। मुझे अपने पति ठीक ठाक हालत में वापस चाहिए। वो जैसे भी है मेरे पति हैं इस उम्र में, और करूँगी भी क्या। आप चिंता न करें, मैं सब देख लूँगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। शाम 6:50 पर फ़ोन आया। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाया और बात की। जगमोहन और सुमित्रा पास ही में थे। हेलो, कौन हो तुम? उधर से औरत की आवाज़ सुनाई दी। देवराज चौहान। पल भर की खामोशी के बाद आवाज़ आई, तुम हो? मेरे फ़ोन पर तुमने अग्रवाल से बात की थी? औरत की आवाज़ कानों में पड़ी। वही हूँ मैं। कुछ क्षण लाइन पर खामोशी रही, फिर औरत की ही आवाज़ आई, पुलिस भी है वहाँ? जहाँ मैं होता हूँ वहाँ पुलिस नहीं होती, देवराज चौहान ने कहा। तुमने क्या किया अग्रवाल के साथ? संभाल के रखा है उसे। औरत की आवाज़ में व्यंग्य के भाव आ गए। तुमने उससे शादी की थी? यह मेरा धंधा है, शादी करना और फिर फिरौती मांगना। शादी करके टिटोलना पड़ता है कि सामी कितनी मोटी है, उसके बाद फिर छोटी सी रकम की मांग की जाती है। तुम इस मामले में क्यों आए? तुम्हें नोट देने के लिए। कितने लोग हो तुम? मैं मिला के कुल 4। तुम मेरे साथ चालाकी करोगे? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा। मैं नोट देकर अग्रवाल को वापस लेना चाहता हूँ। कितने मांगे तुम लोगों ने? 10 करोड़। ज़्यादा हैं। सिर्फ 10 करोड़ मांगे हैं, और मैं जानती हूँ कि ये कम है। हम पार्टी की हैसियत देकर छोटी रकम मांगते हैं कि वह आसानी से दे सके। रकम कहाँ लानी है? देवराज चौहान ने पूछा। अब इस बारे में दोबारा से सोचना पड़ेगा। दोबारा क्यों? क्योंकि तुम जो बीच में आ गए हो। अग्रवाल की पत्नी ने बुलाया तुम्हें? हाँ, मैं कल फ़ोन करूँगी। कल? इसके साथ ही उधर से फ़ोन बंद कर दिया गया। देवराज चौहान रिसीवर रखकर सुमित्रा से बोला, सब ठीक है, वो लोग कल फ़ोन करेंगे। तब तक हमें बंगले पर ही रहना होगा। उनका फ़ोन पहले भी आ सकता है। हाँ हाँ, आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए कमरा तैयार करा देती हूँ। मुझे बस अपने पति सही सलामत चाहिए। अग्रवाल वापस आ जाएगा। 10 करोड़ तैयार रखिए, कल उन्हें पैसा देना होगा। पैसा तो मैंने तैयार रखा है, सुमित्रा परेशान सी कह उठी। आप चाहें तो हम पैसों के बिना भी अग्रवाल को वापस लाने की चेष्टा कर सकते हैं। मुझे वो सलामत वापस चाहिए, जैसे भी वो वापस आए। पैसे की मुझे कोई समस्या नहीं है। जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? वो 4 लोग हैं। पैसे के बिना अग्रवाल को वापस लाने की चेष्टा की तो हमसे चूक भी हो सकती है। वो अग्रवाल को मार भी सकते हैं। उस स्थिति में पैसे की कोई समस्या नहीं तो उन्हें पैसा दे देना ही ठीक रहेगा। आप उन्हें 10 करोड़ दे दीजिए, सुमित्रा कह उठी। उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। कनाट प्लेस पार्क होटल, शाम 7:30 बजे। सोहनलाल और नानिया पार्क होटल में रूम ले चुके थे। उसके बाद दिन भर सोहनलाल नानिया को कनाट प्लेस घुमाता रहा। नानिया ने कई चीज़ें भी खरीदी। जब वापस होटल पहुँचे तो शाम के 7:30 बज रहे थे। आज तो मैं थक गई। अभी तो दिल्ली घूमने की शुरुआत हुई है। 4-5 दिन हम दिल्ली घूमेंगे, उसके बाद आगरा चलेंगे। आगरा नहीं, ताज देखने जाना है। ताजमहल। ताजमहल आगरा में ही है। फिर ठीक है, तुम कॉफ़ी के लिए कहो होटल वालों को। कुर्सी पर बैठती नानिया कह उठी, मैं जगमोहन से बात कर लूँ? जगमोहन से? सोहनलाल के होंठों से निकला। हाँ, देखती हूँ कैसे शादी नहीं करेगा। तुम क्यों मुसीबत वाली बातें करती हो? दिल्ली घूमने आई हो तो घूमने पर ध्यान दो। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है अगर मैं जगमोहन से बात करूं? नानिया ने मुंह बनाकर कहा। मुझे क्यों परेशानी होने लगी? बेशक तुम दिन में 10 बार फ़ोन करो, कहकर सोहनलाल इंटरकॉम की तरफ बढ़ गया। नानिया ने अपना मोबाइल निकाला और जगमोहन के नंबर मिलाने लगी। सोहनलाल कॉफ़ी के लिए कहकर नानिया के पास ही कुर्सी पर बैठ गया। वो जानता था कि नानिया खामखाई शादी के लिए जगमोहन को कह रही है। जगमोहन शादी नहीं करने वाला। नानिया के दबाव देने से तो बिल्कुल ही नहीं करने वाला। दूसरी तरफ बैल गई और फिर जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो, देवर जी। नानिया भाभी? हाँ देवर जी, नानिया मुस्कुरा कर कह उठी। तुमने उस दिन अपने भाई से सलाह लेने की बात कही थी, परंतु बात नहीं हो पाई। तुमने फ़ोन बंद कर दिया था। अब ये मेरे पास ही बैठे हैं, इनसे सलाह ले लो और मुझे लड़की ढूंढने को कह दो। जगमोहन की गहरी सांस लेने की आवाज़ नानिया के कानों में पड़ी, फिर स्वर कानों में पड़ा। बहुत गड़बड़ हो गई भाभी। गड़बड़?
हाँ, एक लड़की दिल्ली में रहती थी। तुम्हारी बात मानकर मैं दिल्ली आ गया कि उससे कहूँ कि हम शादी कर लेते हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं और सोहनलाल भी दिल्ली में हैं, नानिया बोली। दिल्ली में? जगमोहन का हड़बड़ाया सर कानों में पड़ा। इस वक्त दिल्ली से बात कर रही हो? हाँ, पार्क होटल में ठहरे हैं हम। कहीं तुम भी तो पार्क होटल में नहीं ठहरे? नहीं, लेकिन पहले गड़बड़ तो सुन लो। उस लड़की ने शादी को मना कर दिया तो घबराना मत। मैं दूसरी लड़की, वो मर गई है। क्या? नानिया के होठों से निकला। एक्सीडेंट हो गया। ओह, तुमने तो बहुत बुरी खबर सुनाई, नानिया बोली। सोहनलाल बैठा खामोशी से नानिया का चेहरा देख रहा था। दिल टूट गया भाभी। इसके अलावा तो मैं किसी और लड़की से शादी करने की सोच भी नहीं सकता। वो नहीं तो शादी नहीं। दिल छोटा नहीं करते देवर जी। मैं बस भाभी। जगमान का रो देने वाला स्वर कानों में पड़ा। अभी मैं और बात नहीं करता। इसके साथ ही फ़ोन बंद हो गया। नानिया फ़ोन कान से हटाती सोहनलाल से कह उठी, कितना बुरा हुआ बेचारे के साथ। बुरा? सोहनलाल के चेहरे पर भोलेपन के भाव थे। बहुत बुरा। बेरी बात बांधकर दिल्ली में किसी लड़की से शादी के लिए कहने आया था। आज ही उस लड़की का एक्सीडेंट हो गया। मर गई वो। मर गई? सोहनलाल ने मासूमियत भरे स्वर में कहा। हाँ, बेचारा बहुत दुखी है। कहता है और किसी लड़की से शादी करने की सोच भी नहीं सकता। सोहनलाल ने सिर हिलाकर कहा, तुम उसकी शादी कराने का ख्याल छोड़ दो। क्या बात करते हो? अभी जख्म हरा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बीत जाएंगे तो मैं उससे लड़की ढूंढने की बात कहूँगी। सोहनलाल मुंह लटकाए नानिया को देखता रहा। मुझे यकीन है कि वो मेरी बात मान जाएगा। शादी के लिए लड़की ढूंढने को कह देगा। तभी दरवाजे पर थपथपाहट पड़ी। वेटर कॉफ़ी लेकर आ गया था। पानीपत, शाम 8:15 बजे। दल नंबर 1 यानी कि शाहिद, अदनान खान और नवाब सड़क पर स्थित मध्यम दर्जे के होटल में जा ठहरे। लीडर की तरफ से तीनों दलों को कहा गया था कि वो पानीपत पहुंचकर वहां के होटलों में ठहरें और अली की सिखाए अनुसार होटलों में ठहरने के लिए हिंदू नामों का प्रयोग करें। सबसे पहले दल नंबर 1 पानीपत पहुंचकर होटल में ठहरा। उसके बाद रात 10:30 पर दल नंबर 2 पानीपत पहुंचा और एक होटल में ठहर गया। रात 11:40 पर तीसरा दल पानीपत पहुंचा और एक होटल में ठहर गया। चूँकि पानीपत में छोटे छोटे होटल काफ़ी संख्या में हैं, इसलिए वो सब अलग अलग होटलों में मौजूद थे। उनका आपस में सामना नहीं हुआ। होता भी तो लीडर के आदेश के मुताबिक वे एक दूसरे के प्रति अनजान ही रहते। इस प्रकार तीनों दल लंबा सफ़र तय करके दिल्ली के करीब पानीपत पहुंच चुके थे। पहले दल ने होटल के बाहर जाकर रेस्टोरेंट से खाना खाया और वापस आ पहुंचे। होटल में उन्होंने 2 कमरे लिए थे। एक में शाहिद और खान ठहरे, दूसरे में अदनान और नवाब। परंतु इस वक्त वे चारों एक ही कमरे में चाय पी रहे थे। यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है? नवाब बोला। सबने एक दूसरे को देखा। पता नहीं, खान बोला। जब हम खाना खाने गए थे तब ये बात किसी से पूछनी? खान ने कहना चाहा। नहीं, अदनान ने टोका। किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं। यूं ही किसी को शक हो सकता है। बेहतर होगा कि हम अपने में मस्त रहें। लीडर का फ़ोन आएगा तो ये बात उससे पूछी जा सकती है। कोई कुछ ना बोला। बाकी दोनों दल कहाँ पर होंगे? नवाब बोला। वे हमसे दूर नहीं होंगे। शाहिद बोला। शायद वे सब भी पानीपत पहुँच चुके हों। कैसे कह सकते हो ये बात? अदनान ने कहा। तीनों दलों ने एक साथ काम करना है दिल्ली में। शाहिद बोला। हमें पानीपत में रुकने को कहने का एक ही मतलब है कि लीडर चाहता है कि तीनों दल पास में ही रहें। यहाँ से हमें एक साथ अलग अलग दिल्ली के लिए चलने को कहा जाएगा। लीडर तो अब सुबह ही हमसे संपर्क करेगा। खान ने तीनों पर निगाह मारी। वो जल्दी हमसे बात करेगा। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि हम इस तरह होटल में रुककर वक्त बर्बाद करें। अदनान कह उठा। दल नंबर 2 पानीपत के अन्य होटल में असलम, नदीम, आबू। होटल में कमरा लेने से पहले उन्होंने खाना बाहर से खा लिया था। दल नंबर 1 की तरह वे कॉफ़ी होटल में ही पी रहे थे। तीनों एक ही कमरे में ठहरे थे। लंबे सफ़र की थकान उनके चेहरों पर थी। मैं तो थक गया हूँ, असलम बोला। नींद लूँगा। हम अपने निशाने से ज़्यादा दूर नहीं हैं, आबू ने धीमे स्वर में कहा। क्या मतलब? दोनों की निगाह उस पर गई। दिल्ली यहाँ से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, आबू ने कहा। तो इतने पास हैं हम दिल्ली के? नदीम हक्का बक्का रह गया। हाँ, तो हमें यहाँ रुकने को क्यों कहा गया? हमें तो दिल्ली में घुस जाना चाहिए था। हमसे कहा गया है कि हमें लीडर की हर बात माननी है, आबू बोला। लीडर ने हमें पानीपत में रुकने को कहा है। वैसे भी हम दिल्ली जाकर क्या करते? असलम ने कहा। दिल्ली को दहलाने के लिए हमें जिस सामान की ज़रूरत है वो अभी हमें नहीं दिया गया। हम खाली हाथ हैं अभी तक। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। कम से कम हथियार तो दे देने चाहिए थे। मेरे ख्याल में यह काम लीडर अब करेगा, क्योंकि हम दिल्ली के किनारे पर आ पहुँचे हैं। तीनों में कुछ पल चुप्पी रही। कॉफ़ी के घूंट भरते रहे वे। मेरा तो मन करता है कि काम ख़त्म करके जल्दी से पाकिस्तान पहुंच जाऊं। यहाँ मुझे हर कोई दुश्मन नज़र आता है, आबू बोला। दुश्मन ही हैं सब पाकिस्तान के। ये हिंदुस्तान वाले हैं जो पाकिस्तान का भला चाहते ही नहीं।
नदीम दांत भींचकर कह उठा। यही बदला लेने तो हम आए हैं यहाँ। असलम के चेहरे पर खतरनाक भाव आ गए। हिंदुस्तान अमेरिका के साथ मिलकर पाकिस्तान को बहाने से ख़त्म कर देने की कोशिश में है, लेकिन हम हिंदुस्तान को अच्छी तरह सबक सिखा देंगे कि पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, उससे ज़्यादा ताकत रखता है। ये बातें बंद करो, आबू ने कहा। हमें सतर्क रहना चाहिए, यहाँ सब हमारे दुश्मन हैं, परंतु कोई भी हमें पहचान नहीं पा रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं। कैसे पहचानेगा? नदीम ने कड़वे स्वर में कहा। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत हुलिये का फ़र्क है, पहनावे का फ़र्क है, बोलचाल का फ़र्क है, परंतु ये सब हम अली से सीख कर ही निकले हैं। हम सब क्लीन शेव्ड हैं, कपड़े भी हमने यहाँ के लोगों जैसे पहन रखे हैं, और अली ने हमें सिखा रखा है कि हिंदुस्तान में हमने हिंदी भाषा में बात करनी है, कैसे बोलना है। आसानी से हमें पहचान लेना आसान नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं। हम सबके हिंदुओं वाले नाम रख दिए गए हैं, अली ने। अली शानदार है, नदीम बोला। वो जानता है कि काम कैसे करना है। मैं जल्दी अली जैसा बन जाऊंगा। अली ने हमें हिंदू नामों से दिल्ली के ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रखे हैं। वो देखकर तो लोग हमें दिल्ली वाला ही समझेंगे। हम जीत कर वापस लौटेंगे, असलम दृढ़ स्वर में कह उठा। दल नंबर 3, सैफ, मिर्ज़ा, बशीर तीनों पानीपत के होटल में रुके और वेटर से कहकर कमरे में ही खाना मंगवा लिया। उन्होंने खाना खाया। वे इस दौरान चुप रहे। खाना खाने के बाद मिर्ज़ा ने कहा, मैं चाय पीऊँगा। मैं तो कॉफ़ी लूँगा, बशीर कह उठा। मुझे भी कुछ मिल जाए, सैफ ने गंभीरता से कहा। वेटर को बुलाओ, मैं थक चुका हूँ। वेटर को बुलाया गया। वो बर्तन ले आया और चाय कॉफ़ी का ऑर्डर भी ले गया। अब क्या प्रोग्राम है? मिर्ज़ा ने धीमे स्वर में पूछा। नींद लेंगे, सैफ बोला। ये मतलब नहीं था मेरा। मिर्ज़ा ने कहा, मैं दिल्ली में कब काम करना है ये तो लीडर ही बताएगा। बशीर ने दोनों को देखा। दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है? सैफ बोला। यहाँ से 1-1.25 घंटे का रास्ता है, मिर्ज़ा ने कहा। बस इतना ही? सैफ के होंठों से निकला। मिर्ज़ा ने सिर हिला दिया। तो हम यहाँ क्यों रुके? हमें दिल्ली पहुँचना चाहिए था। बशीर का सर सख्त हो गया। लीडर हमसे बेहतर जानता है कि हमने कब क्या करना है। वो जो कहेगा हमें वही करना है। हमें हथियार भी नहीं मिले। बशीर ने दोनों को देखा। जब लीडर ठीक समझेगा हमें हथियार दे देगा, मिर्ज़ा बोला। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर खामोशी रही, फिर सैफ कह उठा। दिल्ली में हमें कुछ कर दिखाना है। पूरे पाकिस्तान की नज़र हम पर होगी। हमें हीरो बनकर पाकिस्तान वापस लौटना है। जब हम सरहद पार करें तो वहीं पर हमारे स्वागत के लिए मेला लगाओ। कितना अच्छा लगेगा जब हमारा शानदार स्वागत होगा। हो सकता है हम वापस न लौट सकें, मिर्ज़ा ने गंभीर स्वर में कहा। क्या कहते हो? बशीर के दांत भिज गए। इस काम में हम मर भी सकते हैं। मिर्ज़ा ने दोनों को देखा। दिल्ली में हम जो करेंगे वो सब आसान नहीं होगा। हमें पूरी तरह सतर्कता से अपने कदम उठाने होंगे। अली का कहा याद रखो कि जब तक बंधक हमारे पास होंगे तब तक हम सुरक्षित हैं। लोगों को बंधक बनाने के बाद ही अलिया में आगे की मांगें बताएगा। हम जिंदा रहेंगे, हमें कुछ नहीं होगा, बशीर ने कठोर स्वर में कहा। हाँ, हम वापस लौटेंगे। अली ने हमारी वापसी का इंतज़ाम कर रखा है। इस बारे में वो हमें सैटेलाइट फ़ोन पर बताएगा। अभी तक हमें सैटेलाइट भी नहीं दिया गया। जब वक्त आएगा लीडर सब कुछ हम तक पहुंचा देगा। उसकी नज़र हम पर है। अली ने कहा था कि लीडर की नज़र तब भी हम पर होगी जब हम दिल्ली में काम कर रहे होंगे। लीडर के आदमी हमारे पास ही कहीं होंगे और तब और मुसीबत पड़ने पर वे हमारी सहायता करेंगे, मिर्ज़ा बोला। स्पष्ट है कि काम के दौरान हम सब सुरक्षित रहेंगे। बाकी दल इस वक्त कहाँ पर होंगे? बशीर बोला। वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं होंगे, पास ही। तभी सैफ का फ़ोन बजने लगा। तीनों की नज़रें मिली। सैफ ने फ़ोन निकालने के लिए जेब में हाथ डाला। लीडर का फ़ोन होगा, बशीर कह उठा। हेलो, सैफ ने बात की। दल नंबर 3, लीडर की शांत सी आवाज़ कानों में पड़ी। लीडर? सैफ के होठों से निकला। बशीर और मिर्ज़ा की निगाह सैफ के हिलते होठों पर जा टिकी थी। हाँ, मैं ही हूँ। अभी तक तुम सबने ठीक ठाक काम किया। तिथवाल से पानीपत का सफ़र बिना किसी परेशानी से किया। मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली का काम भी ठीक ठाक करके वापस पाकिस्तान पहुँच जाओगे। जी, मैं अभी दोनों दलों से बात करके हटा हूँ और अब तीसरे दल से बात कर रहा हूँ। बाकी के दोनों दल कहाँ हैं? सैफ ने पूछा। वे भी पानीपत में तुम लोगों की तरह ही होटलों में पहुँच चुके हैं। तुम सबको यहाँ रुकने के लिए कहना इसलिए ज़रूरी था कि तुम लोग रात भर पूरी नींद लो, सुबह देर तक सोए रहो। थकान और नींद की तुम लोगों को ज़रूरत ही ना रहे। यहाँ से दिल्ली तक का सफ़र 1-1.25 घंटे का है। तुम लोग दिल्ली के पास ही हो। हाँ, सैफ के होठ हिले। पूरी रात सो, सुबह देर से उठो, दिन में भी आराम करो। कल शाम 5 बजे पानीपत से दिल्ली के लिए चलेंगे। कल शाम 5 बजे? सैफ के होठों से निकला। हाँ, तो हम शाम को दिल्ली पहुँचेंगे। तभी हमें काम पर लग जाना होगा। बिल्कुल। तो ये काम दिन में क्यों नहीं? सैफ कह उठा। तीनों दलों ने 3 जगहों पर कब्जा करना है, वहाँ बंधक बनाने हैं। लीडर की शांत आवाज़ सैफ के कानों में पड़ रही थी। वहाँ 2 जगह ऐसी हैं जहाँ रात को ही लोग होंगे। ओह, समझा।
मैंने तुम लोगों के लिए सब तैयार कर रखा है, बस तुम लोगों ने आना है और अपना काम शुरू कर देना है। सैफ खामोश रहा। कोई घबराहट? लीडर की आवाज़ कानों में पड़ी। घबराहट क्यों होगी? सैफ का स्वर सख्त हो गया। हम तैयार होकर आए लीडर। खूब। अली ने तुम लोगों को बढ़िया ढंग से तैयार किया है। हम तुम सबका भरोसा कायम रखेंगे। सैफ के स्वर में दृढ़ता थी। ये बात अली ने भी मुझसे कही कि उसके भेजे लड़के लोहे की तरह पक्के हैं, परंतु मैं तो तब मानूंगा जब तुम सब दिल्ली का बुरा हाल कर दोगे। मैंने तुम सब पर बहुत आशाएं लगा रखी हैं। हम खरे उतरेंगे। तुम लोग किसी बात की फिक्र मत करना। दिल्ली में पहुंचते ही मेरे आदमी तुम लोगों को सुरक्षित घेरे में ले लेंगे। दिल्ली वाले तुम में से किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। कोई भी खतरे में होगा तो लीडर तुम लोगों को बचाएगा। अपने को कभी भी अकेला मत समझना। काम के बाद मैं तुम सबको वापस सीमा पार करा दूंगा। शुक्रिया। कठोर बन जाना, दिल्ली में सख्त बन जाना, रहम नहीं करना है किसी पर, क्योंकि यह हिंदुस्तान है और यहाँ हर कोई हमारा दुश्मन है। हर कोई पाकिस्तान को खा जाने का ख्वाहिशमंद है। इससे पहले कि हिंदुस्तान हमें खाए, हम ही हिंदुस्तान को खा जाएंगे। ऐसा ही करेंगे हम। सैफ के दांत बिछ गए। हम कमज़ोर नहीं हैं, यह दिखाना है हमने। हम सच में कमज़ोर नहीं हैं, ये बात हम जानते हैं, परंतु हिंदुस्तान वाले नहीं जानते। यही तो दिखाना है हमने हिंदुस्तान को। लीडर, सैफ का धीमा स्वर खतरनाक भावों से भर उठा। कल रात को पूरा हिंदुस्तान हमारी हिम्मत को जान लेगा। शाबाश। लीडर का उत्साह भरा स्वर कानों में पड़ा। तुम सब पाकिस्तान के हीरे हो, दिखा दो ये पाकिस्तान को। सैफ के चेहरे पर दृढ़ता नाच रही थी। वो बोला, हमें हथियार और फ़ोन कब मिलेगा? ये मेरी जिम्मेवारी है। दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही तुम लोगों तक सब कुछ पहुंच जाएगा। बंद करता हूं फ़ोन। कल दिन में तुम तीनों दलों से फ़ोन पर बात करूंगा। सावधान रहना, ऐसा कोई काम मत करना कि किसी की नज़रों में आ जाओ। लीडर ने उधर से फ़ोन बंद कर दिया। सैफ ने कान से फ़ोन हटाया और बंद करके बशीर मिर्ज़ा को सारी बात बताई। तो कल इस वक्त हम काम कर रहे होंगे। बशीर उत्साह भरे स्वर में कह उठा। हाँ। सैफ क्रूरता भरे ढंग से मुस्करा पड़ा। तुम देखना। मिर्ज़ा की आंखों में वैसी चमक उभरी। मैं हिंदुस्तानियों का क्या हाल करता हूँ। बाकी दोनों दल भी पानीपत के होटलों में ही टिके हुए हैं। सैफ पूर्ववत अंदाज में बोला, हम सब साथ साथ ही दिल्ली में प्रवेश करेंगे और अपने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। कितना मज़ा आएगा तब जब हम दिल्ली को हिलाकर रख देंगे। ऐसे मौके ज़िंदगी में कम ही मिलते हैं, जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका मिलता है। मिर्ज़ा कह उठा, हम नसीब वाले हैं कि कल यह मौका हमें मिल रहा है। हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं। ज़रूर। बशीर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। फिर कसम उठाने वाले अंदाज में तीनों ने एक दूसरे के हाथों पर अपना हाथ रख दिया। दिल्ली, रविवार 6 तारीख सुबह 9:15 बजे। कनॉट प्लेस का होटल पार्क। होटल के कमरे में नानिया और सोहन लाल और नानिया नाश्ता करके फुर्सत में आए थे। दोनों बाहर जाने को तैयार थे। सुनो, नानिया वापस कुर्सी पर बैठते हुए बोली, मेरा मन नहीं है कहीं जाने का। ये क्या बात हुई? हम दिल्ली घूमने आए हैं। मैं चाहता हूँ तू अच्छी तरह दिल्ली देखे। आज तेरे को लाल किला और कुतुब मीनार दिखाऊंगा। कल चिड़ियाघर चलेंगे। दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत मशहूर है, वहाँ पर। मेरा मन नहीं है, नानिया मुंह लटका कर बोली। क्यों नहीं है तेरा मन? सोहनलाल उसके सामने कुर्सी पर बैठता कह उठा। कुछ मुझे भी तो पता चले। बेचारे जगमोहन की याद बहुत आ रही है। नानिया गहरी सांस लेकर बोली। जगमोहन की याद? सोहनलाल ने मुंह बनाया। हाँ, बहुत बुरा हुआ उसके साथ। उस लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई। तू किसकी बातों में आ गई? सोहनलाल के होठों से निकला। क्या मतलब? मेरा मतलब कुछ नहीं था। सोहनलाल संभल कर बोला। तू उसकी फिक्र क्यों करती है? उसकी किस्मत उसके साथ। देवर है मेरा, मैं उसकी फिक्र क्यों नहीं करूँगी? उसके दिल पर क्या बीत रही होगी इस वक्त? सोहनलाल ने माथा पकड़ लिया। वो नानिया को अगर बताता कि जगमोहन अपनी बातों से उसे बेवकूफ़ बना रहा है तो नानिया और जगमोहन के रिश्ते में दरार पड़ जाती। फिर नानिया कभी उससे बात भी नहीं करती। नहीं बताता तो नानिया को समझाना कठिन था। जगमोहन दिल्ली में ही है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, नानिया ने कहा। क्या करेगी उससे मिलकर? क्यों मज़ा ख़राब करती है? दिल्ली की सैर कर। और आपको तो घूमने की पड़ी है। जगमोहन की जरा भी परवाह नहीं है। नानिया नाराज़गी से कह उठी। तू ये रिश्ते नातों के चक्कर में कहाँ पड़ गई? सोहनलाल ने गहरी सांस ली। मैं जगमोहन को दिलासा दूंगी, उसे समझाऊंगी कि आना जाना तो दुनिया में लगा ही रहता है। मैं उसके लिए बहुत अच्छी सुशील लड़की ढूंढ लूँगी। मेरी बातों से उसे सहारा मिलेगा, उसका दुख दर्द हल्का होगा। सोहनलाल ने लंबी सांस ली। नानिया ने उसे देखा और घूर कर बोली, आपको क्या तकलीफ़ है? कुछ नहीं, तो लंबी लंबी सांसें क्यों ले रहे हो? यूं ही। मैं सब समझती हूँ। आपको जगमोहन के दुख दर्द की परवाह ही नहीं है। वैसे आप उसे अपना भाई कहते हैं। सोहनलाल मुंह बनाकर नानिया को देखने लगा। जगमोहन को फ़ोन करो, उससे कहो कि उसकी नानिया भाभी उससे मिलना। मैं फ़ोन करूं? क्यों? आपको फ़ोन करने में क्या है? उसके साथ रिश्ता तो आपका ही है। मैं तो खामा का बीच में पिस रही हूँ।
फ़ोन करो उसे। सोहनलाल ने शराफत से मोबाइल निकाला और जगमोहन के नंबर मिलाने लगा। बात हो गई? बात हो गई। कहाँ है तू? सोहनलाल ने पूछा। दिल्ली में, देवराज चौहान भी साथ है। उधर से जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। कोई काम कर रहे हो? हाँ, मैं और नानिया भी दिल्ली में हैं। नानिया को दिल्ली घुमाने के बाद आगरा ले जाऊंगा। ताजमहल दिखाना है। ले तो अपनी भाभी से बात कर, वो तेरे से बात करने को कह रही है। कहने के साथ ही सोहनलाल ने फ़ोन नानिया को थमा दिया। नानिया ने फ़ोन लिया और जगमोहन से बात की। देवर जी कैसे हो? बस भाभी, अब तो दिन काटने वाली बात है। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई, यही सोचती रही कि तुम्हारे दिल पर क्या बीत रही होगी। सोहनलाल ने नानिया को घूरा, फिर मुंह बना लिया, फिर मुंह घुमा लिया। जो किस्मत में लिखा है वही तो होगा। दिल छोटा मत कर, मैं तेरे लिए अच्छी सी दुल्हन। शादी की तो बात ही मत करो। तो तुमने दिल छोटा कर लिया अपना। नानिया ने गहरी सांस ली। वो आज जिंदा होती तो मेरा दिल कितना बड़ा होता। उधर से जगमोहन ने लटके स्वर में कहा। मैं कितनी खुशी खुशी दिल्ली घूमने आई थी, लेकिन तेरी बात सुनकर मन खराब हो गया मेरा। दिल तो तुमने छोटा कर लिया है भाभी। मैंने? हाँ, तुम दिल्ली घूमो फिर ताजमहल देखने। देवर दुख में हो तो फिर खुद को खुशी कहाँ मिलती है। सोहनलाल माथा पकड़े बैठा था। मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, लेकिन अब मुझे शादी के लिए मत कहना। वो नहीं रही तो मैं शादी भी नहीं। अब तू अपनी भाभी को दुख देगा ये बात कहकर? तू मेरे से मिल। मैं क्यों? तेरे से बातें करने का मन कर रहा है। तू भी दिल्ली में है, हम भी दिल्ली में। 5 मिनट के लिए मिलने आ जा। लेकिन मैं, देखो देवर जी, मना करके भाभी का दिल और मत दुखाना। आज मुझसे मिलना ज़रूर। ठीक है, भाभी की बात नहीं टालूंगा। तो अभी आ जाओ। हम अभी नहीं, शाम को। शाम को पक्का देवर जी? पक्का भाभी, मैं फ़ोन कर दूंगा। ठीक है देवर जी। तुम्हारी बात सुनकर मैं खुश हो गई। नानिया फ़ोन पर मुस्करा पड़ी। उधर से जगमोहन ने फ़ोन बंद कर दिया था। सोहनलाल ने अपने माथे से हाथ हटाया और नानिया से कहा, कर ली बात? मिल गई शांति? हाँ, जगमोहन समझदार है, मेरी बात मान जाएगा, शादी के लिए तैयार हो जाएगा। तू तो इससे हमेशा झगड़ा करती थी। छोड़ो भी, तब मैं इसे समझी नहीं थी। चलो अब लाल किला भी देखते हैं और कुतुब मीनार भी। जगमोहन ने शाम को मिलने को कहा है। पहले फ़ोन कर देगा कि आ रहा है, उससे पहले लाल किला और कुतुब मीनार देख लेते हैं। सुबह 9:30 बजे अग्रवाल का बंगला। देवराज चौहान और जगमोहन बेडरूम में मौजूद थे। जगमोहन ने फ़ोन बंद किया। ये तुमने नानियों को कैसी बातों में उलझा रखा है? देवराज चौहान क्या उठा। तो क्या करूं, वो मेरी शादी करा देने के चक्कर में है। जगमोहन मुस्कुराया। परंतु इस तरह का झूठ बोलना कहाँ की अक्लमंदी है? जब उसे पता चलेगा कि तुमने उसे बेवकूफ़ बनाया तो? उसे पता नहीं चलेगा, मैं सब संभाल लूँगा। जो भी हो, मुझे तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। इससे पहले जगमोहन कुछ कहता, सुमित्रा ने हड़बड़ाए से अंदाज में भीतर प्रवेश किया। उसका फ़ोन आया है। सुमित्रा उखड़ी सांसों से बोली। चलो। देवराज चौहान फौरन उठा। मैं बात करता हूँ। वे तीनों कमरे से निकलकर वहां पहुंचे जहां फ़ोन रखा था। रिसीवर फ़ोन से अलग पड़ा था। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो, देवराज चौहान हो तुम? डकैती मास्टर देवराज चौहान? हाँ, ऊंची चीज़ हो तुम। हम तो छोटे मोटे ही हैं तुम्हारे सामने। काम की बात करो। अग्रवाल कैसा है? देवराज चौहान बोला। जगमोहन और सुमित्रा की नज़रें देवराज चौहान पर थी। सुमित्रा व्याकुल नजर आ रही थी। मज़े में है अग्रवाल, बात कराओ उससे। क्या ज़रूरी है कि? ज़रूरी है। उसकी सलामती की तसल्ली होने के बाद ही आगे की बात तुमसे करूँगा। बात ना कराऊँ तो? बेकार की बातें छोड़ो और बात कराओ। मेरी तसल्ली होगी तो तुम्हें तभी तभी तुम्हें 10 करोड़ मिलेंगे। 1 मिनट रुको, उधर से कहा गया। देवराज चौहान रिसीवर कानों से लगाए रहा। फिर उसके कानों में वही आवाज़ पड़ी। करो बात। अगले चंद पलों में अग्रवाल की थकी सी आवाज़ कानों में पड़ी। हेलो अग्रवाल। ओ देवराज चौहान, मुझे यहाँ से निकाल लो, बहुत तकलीफ़ हो रही है। कमीनों ने हाथ पांव बांध रखे हैं। फिक्र मत करो, आज तो मैं छुड़ा लूँगा। अगली आवाज़ वही कानों में पड़ी जिससे पहले बात हुई थी। हो गई तसल्ली कि अग्रवाल जिंदा है? बोलो क्या चाहते हो? वही 10 करोड़, बिना किसी चालाकी के। सौदा कहाँ होगा? जगह तो कोई भी रख लेंगे, उधर से कहा गया। परंतु इस बात की क्या गारंटी कि लेन देन ठीक ढंग से होगा? ऐसा शक भी तुम्हें क्यों हुआ? क्योंकि तुम अंडरवर्ल्ड के माने हुए इंसान हो और हम छोटे लोग। तुम सौदे के दौरान ये साबित ज़रूर करोगे तो कि तुम देवराज चौहान हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुमने कहा और मैं विश्वास कर लूँ? मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? लेन देन शराफत से होगा क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए और मुझे अग्रवाल। उधर से आवाज़ नहीं आई। कुछ पल खामोशी रही। देवराज चौहान भी चुप रहा। तुम्हें एक बार फिर कहना होगा कि तुम कोई चालाकी नहीं करोगे, उधर से कहा गया। अग्रवाल की पत्नी 10 करोड़ तैयार करके बैठी है। उसे अग्रवाल सलामत चाहिए, इसलिए लेन देन शराफत से होगा। याद रखना,
मैं इस बात का पूरा इंतज़ाम करके रखूँगा कि अगर गड़बड़ करते हो तो हम तुम्हें हरा दें। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि तुम्हारा इंतज़ाम क्या होगा। गड़बड़ होने पर सबसे पहले अग्रवाल की जान जाएगी। सुन लिया, अब जगह और वक्त बताओ। 1 घंटे बाद फ़ोन करके बताऊंगा। कहने के साथ ही उधर से फ़ोन बंद कर दिया गया। देवराज चौहान ने भी रिसीवर रखा। क्या हुआ? सुमित्रा की जैसे जान सूखी हुई थी। सब ठीक है, घंटे बाद फ़ोन आएगा और हमें जगह बताई जाएगी जहाँ 10 करोड़ लेकर पहुँचना है। मेरे पति तो मुझे ठीक ठाक वापस हमारे होते आप फिक्र ना करें, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। भगवान ने आपको भेज दिया, वरना मैं ये सब कहाँ संभाल पाती। जगमोहन, इन्होंने 10 करोड़ तैयार कर रखा है। तुम जरा उन पैसों को चेक करो और ठीक से पैकिंग कर लो। ठीक है। 11:10 पर पुनः फ़ोन आया। देवराज चौहान ने बात की। जगह बोलो, देवराज चौहान ने कहा। धौला कुआं, नीलकमल बिल्डिंग के आसपास पहुंचो। हम तुम्हें पहचान लेंगे, वहीं पर तुम्हें हमारा फ़ोन भी आएगा। वक्त दोपहर 3 बजे। ठीक है, अब हम धौला कुआं में मिलेंगे। मेरी बात याद है ना तुम्हें? क्या कोई चालाकी मत करना, हम वहाँ पर पूरे इंतज़ाम के साथ आएंगे। कह लिया? ये बात मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा देना चाहता हूँ। इस फिक्र में तुम पतले मत हो जाना, मैंने बात अच्छी तरह समझ ली है। तो अब मिलते हैं धौला कुआं 3 बजे, नीलकमल बिल्डिंग के आसपास कहीं। 3:10 पर देवराज चौहान और जगमोहन धौला कुआं नीलकमल बिल्डिंग के पास कार में पहुंचे। जगमोहन ने ड्राइविंग सीट संभाल रखी थी। बगल वाली सीट पर बैठा देवराज चौहान बाहर निकला। ये कार अग्रवाल की ही थी। देवराज चौहान ने हर तरफ नज़र मारी। लोग आ जा रहे थे, सब कुछ सामान्य नज़र आ रहा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। 3:30 बज गए, परंतु अभी तक उन्हें ना तो फ़ोन आया और ना ही उन लोगों ने कोई संपर्क साधा। ये उल्लू के पट्टे आएंगे भी या नहीं? जगमोहन खिड़की के बाहर सर निकालकर देवराज चौहान से बोला। वो आ चुके हैं, देवराज चौहान ने कहा। कहाँ? नहीं जानता। वो हम पर नज़र रखे होंगे कि हम किस इंतज़ाम के साथ यहाँ आए हैं। जब उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि हमने कोई इंतज़ाम नहीं कर रखा, तब वे हमारे पास आएंगे। देवराज चौहान बोला। साले डरपोक कहीं के, जगमोहन बड़बड़ा उठा। वो हमारे बीच में आ जाने की वजह से सतर्कता बरत रहे हैं। 3:40 पर 35 बरस का एक आदमी देवराज चौहान के पास पहुंचा। उसने कार में बैठे जगमोहन को भी देखा। देवराज चौहान? वो धीमे स्वर में बोला। हाँ। देवराज चौहान ने उसे गहरी निगाहों से देखा। ये कौन है? उसने गर्दन से जगमोहन की तरफ इशारा किया। मेरे साथ है। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे साथ भी कोई होगा? जो है सामने ही है, यानी कि जो तुम्हें दिख रहा है हकीकत में भी वो ही मेरे साथ है, इसके अलावा और कोई नहीं है। उसने आसपास देखा। अग्रवाल कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। उसने कार में झाँक कर कहा। नोट नज़र नहीं आ रहे? डिग्गी में है, दिखाओ। देवराज चौहान ने जगमोहन से चाबी लेकर डिग्गी खोली। भीतर मीडियम साइज़ का काले रंग का लेदर का सूटकेस दिखा। जगमोहन भी पास आ पहुंचा था। इसमें 10 करोड़ आ गए? वो आदमी क्या उठा। 15 भी आ जाते, जगमोहन क्या उठा, परंतु तुम लोगों ने मांगे ही 10। उसने जगमोहन को देखा, फिर देवराज चौहान पर नज़र मारी और बोला। सूटकेस खोल के दिखाओ। भीड़ भरी सड़क पर नोटों से भरा सूटकेस खोलोगे तो कोई पुलिस को खबर कर देगा, जगमोहन ने कहा। मैं देखना चाहता हूँ। टट्टू की तरह अड़ियल है, चल देख ले। तीनों डिग्गी को घेरने के अंदाज में खड़े हो गए। लेदर के सूटकेस की जिप खोली जगमोहन ने, फिर ऊपर का कवर उठाया। भीतर ढंग से लगी 1000 के नोटों की गड्डियाँ चमक उठी। वो आदमी थोड़ा झुका और गड्डियों की एक लाइन गहराई तक पूरी निकाल कर चेक की। तूने क्या सोचा कि नीचे अखबारें और ऊपर नोट सजा रखे हैं? जगमोहन व्यंग्य से बोला। उसने नोटों की गड्डियाँ वापस सूटकेस में रखी। जगमोहन ने कवर ठीक करके जिप बंद की। ये मेरे हवाले कर दो। वो आदमी क्या उठा। जगमोहन ने उसे पीछे किया और डिग्गी बंद कर दी। उसने जगमोहन को सवालिया नज़रों से देखा। बड़े भाई से बात कर, मेरे को देख के क्यों वक्त ख़राब करता है? जगमोहन ने कहा। उसने देवराज चौहान को देखा। तुमने नोट देखकर तसल्ली कर ली? देवराज चौहान बोला। अब अग्रवाल को दिखाकर हमारी तसल्ली करा दो। उस आदमी ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। साथ ही उसकी निगाह सड़क के उस पार गई। सामने सड़क पर दोनों तरफ जाने वाला ट्रैफिक तेजी से दौड़ रहा था। सड़क के उस पार नीले रंग की कार खड़ी थी, जिस पर काले शीशे चढ़े हुए थे। उसने फ़ोन पर कहा। शीशा नीचे करो और अग्रवाल का चेहरा देवराज चौहान को दिखा दो। नोट देखे? औरत की आवाज़ कानों में पड़ी। हाँ ठीक है, कहकर उसने फ़ोन बंद किया। देवराज चौहान से कहा। सड़क के उस पार नीली कार खड़ी है, उसे देखो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बंधक के 8वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।